जिंदगी की जंग तो हर किसी को लड़नी पड़ती है, लेकिन अगर बात खून खराबे तक पहुंच जाए तो जिंदगी बैटल रॉयल बन सकती है, जिसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हमें देखने को मिला द हंगर गेम्स मूवी सीरीज में, जिसकी दमदार कहानी, दमदार परफॉर्मेंस और सोशल और पॉलिटिकल सिंबोलिज्म ने दुनिया भर के फैंस को छुआ। यही कारण है कि ये मूवीज इतनी ज्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मूवीज के बारे में और भी ज्यादा जानेंगे, जिसकी रिक्वेस्ट हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कमेंट्स में की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द हंगर गेम्स मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आखिर कौन कौन सी एंशिएंट और मॉडर्न इंस्पिरेशंस ने हंगर गेम कहानी को इंस्पायर किया है। जानेंगे द हंगर गेम सीरीज के बिहाइंड द सीन हादसों और दिक्कतों के बारे में। जानेंगे कि द हंगर गेम्स ने कौन कौन सा इन्फ्लुएंस अपना पूरी की पूरी दुनिया पर डाला है, और फाइनली जानेंगे इसके बेहतरीन क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहा है, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द हंगर गेम मूवीज बेसिकली डिस्टोपियन एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवीज हैं, जो इसी नाम की किताब पर बेस्ड हैं, जिसे अमेरिकन ऑथर सुजैन कॉलिंस ने लिखा था। और इन कहानियों के लिए सुजैन कॉलिंस ने ग्रीक माइथोलॉजी और रियल वर्ल्ड दोनों से इंस्पिरेशन ली है। जहां पर ग्रीक माइथोलॉजी में उन्होंने थीसिस और मिनोटोर की कहानी से इंस्पिरेशन लिया था, जिसमें क्रीट का राजा मीनोस एथेंस के 7 नौजवान मर्द और औरतों की बलि लेता था, जहां पर वो बेसिकली उन्हें एक भूल भुलैया में कैद करके उन्हें एक एक करके मारने के लिए एक मिनोटोर को छोड़ देता था। वहीं पर दूसरी ओर इस कहानी के अंदर प्लेयर्स की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ को पूरी दुनिया के सामने रखने का इंस्पिरेशन उन्हें रियल वर्ल्ड से ही आया था। जहां पर एक बार वो टीवी के चैनल्स को स्विच कर रही थी, जहां पर एक चैनल पर कोई रियलिटी शो चल रहा था, वहीं पर दूसरे चैनल पर इराकी वॉर की फुटेज को दिखाया जा रहा था। और उनके दिमाग में इन दोनों चीजों को एक साथ कंबाइन करने का आइडिया आया, और इन्हीं सारी चीजों ने एक साथ मिलकर द हंगर गेम कहानी का रूप लिया। बेशक कैटनिस एवरडीन के कैरेक्टर को आइकॉनिक बनाने में इसकी एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस का एक बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इनसे पहले भी कई एक्ट्रेसेस थीं जिन्हें इस रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, जिनमें शामिल थीं एबिगेल ब्रेसलिन, शैलिन वुडली, हेली स्टाइनफील्ड, सॉर्सी रोनन और एमा रॉबर्ट्स। लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंगली जब जेनिफर लॉरेंस को इस कैरेक्टर को पहली बार ऑफर किया गया था, तो उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो बेसिकली इंडी मूवीज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थीं और वो किसी बड़ी बजट की मूवी में काम नहीं करना चाहती थीं। फाइनली उनकी मॉम ने उन्हें कन्विंस किया और 3 दिन बाद उन्होंने इस रोल के लिए हाँ कर दिया। भले ही आज कैटनिस कितनी भी पॉपुलर हो, पर क्या आप उसके नाम का मतलब जानते हैं? वेल, कैटनिस नाम का इंस्पिरेशन सुजन कॉलिंस को अपनी कहानी के लिए सर्वाइवल ट्रेनिंग को रिसर्च करने के दौरान मिला था, जहां पर उन्होंने किताब में कैटनिस नाम के एक एरोहेड पौधे के बारे में सुना था, और इसके पत्तों के शेप बेसिकली किसी एरो की तरह होते हैं। साथ ही साथ इसके रूट्स बेसिकली एडिबल होते हैं। साथ ही साथ कभी कभार ये पौधे व्हाइट फ्लावर के साथ भी दिखते हैं। और ये सारी की सारी चीजें कहानी में कैटनिस एवरडीन की रिसोर्सफुलनेस और उसके एरो के साथ महारत और डिफेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था। क्या आपको मालूम है कि खूबसूरत कैटनिस एवरडीन की खूबसूरत बालों का राज आखिर क्या है? वेल, यहाँ पर राज बालों का नहीं, बल्कि यहाँ पर उसके बाल ही एक राज हैं। वेल, मेरे कहने का यहाँ पर एक्चुअली मतलब ये है कि कैटनिस एवरडीन के बाल भी नॉवेल्स के अंदर एक्चुअली ब्राउन ही हैं, और मूवीज के लिए यहाँ पर जेनिफर लॉरेंस ने अपने बाल को डाई नहीं किया था, और इसके बदले यहाँ पर उनके लिए स्पेशल ब्राउन विग बनाया गया था, जिसकी अकेले कीमत तकरीबन $30,000 थी। भले ही इस मूवी के अंदर सर्वाइवल की जंग फिक्शनल थी, लेकिन फिर भी उन्हें कन्विंसिंग दिखाने के लिए स्टंट्स और एक्शन तो परफॉर्म करने ही पड़े थे। यही कारण है कि कास्ट के कई सारे मेंबर्स को बहुत ही कड़ी और विगरस वर्कआउट रिजीम से गुजरना पड़ा था। साथ ही साथ उन्हें कई सारी इंडोर ट्रेनिंग भी दी गई थी। साथ ही साथ उन्हें वेपन्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की भी ट्रेनिंग दी गई थी। वहीं पर जेनिफर लॉरेंस ने अपने रोल कैटनिस के लिए स्ट्रिक्ट वर्कआउट के ऊपर रॉक एंड ट्री क्लाइंबिंग, बाइक राइडिंग और आर्चरी के कई सारे लेसन्स लिए। कोल्ड हार्टेड और क्रूएल प्रेसिडेंट स्नो का रोल प्ले करने के लिए यहाँ पर कनेडियन एक्टर डोनाल्ड सदरलैंड ने इस सीरीज के पहली मूवी के डायरेक्टर गैरी रॉस को बकायदा चिट्ठी लिख कर रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि उन्होंने इस कैरेक्टर के पार्ट को कहीं पर पढ़ा था और उन्हें ये पार्ट स्टैनली कर्बिक के पाथ ऑफ ग्लोरी मूवी के एक कैरेक्टर की याद दिला रहा था।
लकीली उनके कन्विंसिंग ने बहुत अच्छा काम किया और उन्हें ये रोल मिल ही गया। इन मूवीज के अंदर डिस्टोपियन सिटी पैनम का एक्चुअल मतलब लैटिन में द ब्रेड होता है, जो बहुत हद तक पैनम एज सर्कसेंसेस से लिया गया है, जिसे ब्रेड एंड गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पॉलिटिकल टर्म है जिसमें पब्लिक का अप्रूवल काम से नहीं बल्कि डाइवर्शन, डिस्ट्रैक्शन और मैनिपुलेशन से लिया जाता है, जो मूवीज के अंदर पैनम की फिलॉसफी से बहुत ज्यादा सिमिलर है। वहीं पर अगर बात करें पैनम की लोकेशन की, तो ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के पोस्ट एपोकलिप्टिक लैंड मास पर बेस्ड है, जहां पर कैपिटल रॉकी माउंटेन्स पर बेस्ड है, जो कि बेसिकली प्रेजेंट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स का कोलोराडो हो सकता है। वहीं पर कैटनिस का घर यानी कि डिस्ट्रिक्ट 12 बेसिकली अमेरिका की एपलेचियन माउंटेन हो सकती हैं, जो अमेरिका की केंटकी या वेस्ट वर्जीनिया भी हो सकता है। अब जैसा कि मूवी के अंदर बच्चों को सर्वाइवल के लिए लड़ते हुए देखना बहुत ही ज्यादा क्रूअल था, इस चीज को वियतनाम कंट्री ने कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव तरीके से लिया और इस मूवी को वियतनाम में बैन किया गया था। इस मूवी के इनिशियल किताबों की वजह से ही आज ये मूवी एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी साबित हुई है। लेकिन सच तो ये है कि ये फ्रेंचाइजी होती ही नहीं अगर सुजैन कॉलिंस ने इस कहानी को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया होता, क्योंकि वो बेसिकली पहले ही किताब के बाद इस पूरी की पूरी कहानी को कंक्लूड कर रही थी। लेकिन पहली किताब की कहानी के अंत होने तक उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि वो एक्चुअली देखना चाहती हैं कि अगर सचमुच कैटनिस और पीटा बच जाते हैं तो आखिर उनका होगा क्या। और इसी तरह से उन्होंने धीरे धीरे एक ट्रिलॉजी कहानी ही लिख दी, जहां पर तीसरी किताब की कहानी को तीसरे और चौथे मूवी के रूप में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। मॉकिंगजेट पार्ट 2 के शूटिंग के दौरान ही फिलिप सेमर हॉफमैन, जिसने प्लूटार्क हेवन बीस्ट का रोल प्ले किया था, उनकी मूवी की बचे हुए 1 हफ्ते की शूटिंग से पहले ही उनकी डेथ हो गई, जिसके कारण उनके कई सारे लाइंस को यहाँ पर बाकी के एक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब चलिए बात करते हैं इन मूवीज के बिहाइंड द सीन दिक्कतों के बारे में, जहाँ पर सबसे पहली मूवी के अंदर एक फाइट सीक्वेंस के दौरान जेनिफर लॉरेंस ने पीटा का रोल प्ले करने वाले जॉस हचर्सन को अपनी किक से सर में कंकशन दे दिया था। वहीं पर पहली मूवी की ट्रेनिंग मोन्टाज की एक सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान जेनिफर लॉरेंस का सर एक दीवार से टकरा गया था, जिसके कारण उन्हें कैट स्कैन के थ्रू भी गुजरना पड़ा था। वहीं पर दूसरी मूवी के अंदर एक्टर्स जिन मछलियों को खाते हैं वो एक्चुअली कच्ची मछलियां थीं। और तो और इसी मूवी के अंदर एक सीक्वेंस के दौरान जेनिफर लॉरेंस एक्चुअली 1 हफ्ते के लिए ईयर इन्फेक्शन की वजह से बहरी भी हो गई थी। अभी ये दुख यहीं पर खत्म नहीं होता है, आगे जाकर मॉकिंगजेट पार्ट 2 के अंदर जिस सीवर सीन को यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर ये एक्चुअली सीवर ही था। जैसा कि इस मूवी का थीम ही था सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठाना और रिबेल करना, इस मूवी के अंदर मॉकिंगजेट का सिंबल रियल लाइफ प्रोटेस्ट का एक सिंबल बना, जहां पर बहुत सारे प्रोटेस्टर्स ने इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में किया। जहां पर जब 2014 में थाईलैंड की रॉयल थाई आर्म फोर्सेस ने थाईलैंड की गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, तो लोगों ने डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हुए और इसका विरोध करते हुए इसका इस्तेमाल भी किया, और तभी से इस पर्टिकुलर सिंबल को थाईलैंड में इलीगल कर दिया गया है। वहीं पर थाईलैंड से इंस्पायर होकर हांगकांग के प्रोटेस्टर्स ने भी इस जेस्चर का इस्तेमाल किया। इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ रिबेलियंस को इंस्पिरेशन नहीं दिया, बल्कि बहुत सारे यंग लोगों को आर्चरी में इंटरेस्ट लेने के लिए भी बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, जहां पर यूएस से आर्चरी ने ऑफिशियली इस चीज का शुक्रिया अदा इस कहानी की ऑथर सुजैन कॉलिंस को 2012 की अपनी लेटर में किया। और इस मूवी की पहली मूवी आने के बाद जूनियर ओलंपिक आर्चरी में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला। अब बात करते हैं इस मूवी फ्रेंचाइजी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले फाइनेंशियली बात की जाए तो ये मूवी सुपर डुपर हिट रही है, जहां पर इसने टोटल लगभग $500 मिलियन की बजट पर लगभग $3 बिलियन का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है। और इस फ्रेंचाइजी की चारों मूवीज ने ऑन दी एवरेज $500 मिलियन से ऊपर का ही बिजनेस किया है, जहां पर ये हैरी पॉटर के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली यंग अडल्ट नॉवल पर बेस्ड मूवी फ्रेंचाइजी साबित हुई, और ये अभी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म फ्रेंचाइजीज में से 28 नंबर पर है। बात करें अगर क्रिटिकल अक्लेम की, तो इस मूवी फ्रेंचाइजी को 140 नॉमिनेशंस मिली थी, जिसमें से इसने 55 अवार्ड्स बटोरे हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली दूसरी मूवी के सॉन्ग सेफ एंड साउंड को ग्रैमी अवार्ड्स का बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया मिला। अगर आप भी सोचते हैं कि द हंगर गेम्स की कहानी खत्म हो चुकी है, तो टेक्निकली आप गलत तो नहीं है, लेकिन एक कहानी को रिविजिट करने के कई तरीके होते हैं।
जिसके कारण इस सीरीज की प्रीक्वल किताब द बैलेड ऑफ सॉन्ग बर्ड्स एंड स्नेक के साथ इस फ्रेंचाइजी की वापसी करने की प्लानिंग लायंसगेट कर रहा है, जहां पर ये बेसिकली अपनी अर्ली डेवलपमेंट में है और इसकी स्क्रिप्ट पर काम चालू भी हो चुका है और प्रोबेबली 2022 के अंत तक या 2023 की शुरुआत तक इसकी प्रोडक्शन पर काम चालू भी हो सकता है और 2024 तक शायद इस मूवी को रिलीज कर दिया जाए। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द हंगर गेम मूवी सीरीज फैक्ट्स। ऑफ कोर्स द हंगर गेम्स की कहानी बहुत ही परफेक्ट वे में कंक्लूड हो चुकी है, लेकिन ये सारा का सारा खेला आखिर क्यों हुआ ये जानने के लिए हम सब बहुत बेचैन हैं एंड प्रोबेबली हंगर गेम्स की ओरिजिनल प्रीक्वल इस चीज का शायद जवाब दे दे और उम्मीद करते हैं कि ये मूवी हमें जल्दी से जल्दी देखने को मिले। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी सीरीज के बारे में और कौन कौन से फैक्ट्स मालूम है। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।